यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपन मैंने शायद उस दिन बताना रह गया था। वी स्टार्ट विथ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड बाद में स्टैटिस्टिक्स का पार्ट करेंगे ना। आप लोग ने स्टैटिस्टिक्स तो सबने पढ़े होंगे ना, 9th 10th वगैरह, मीन मीडियन मोड, वो वाली चीजें है ही आपको। तो मैं जैसे बताया था ना, कॉमर्स का यही एक सब्जेक्ट है जो आपने पहले भी पढ़े हो। सो मीन मीडियन मोड वगैरह भी आप लोग ने पढ़े हो। उसमें फ्रीक्वेंसी, टैली, मार्क्स, वो सब पढ़े होंगे ना, ऐसे 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 करके। तो वो सारी चीजें हैं। बट अभी शुरुआत में अपन थोड़ा नया नया पढ़ लेते हैं, बाद में जब पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे तब वापस से अपन स्टैट्स पे आ जाएंगे जो आपने पहले से पढ़े हो। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग क्लास किसी को कुछ डाउट से कुछ क्वेश्चन है क्या पहली वाली क्लास से? कुछ पढ़ाया तो था नहीं बट स्टिल किसी को घर जाके लगा नहीं सर मैंने वो 5 रुपए वाली पेन खरीदना ही चाहिए था, फ्री में ही लेना चाहिए था, ऐसा कुछ? आगे बढ़े। तो मैंने आप लोग को बोला था कि क्लास शुरू होने के पहले आप लोग को पढ़ के लाना है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना है। तो कौन लोग पढ़ के आए? अच्छे से करो ना बेटा, प्राउड मोमेंट है आपके लिए। तो आप अकेले पढ़े बेटा पूरी क्लास में से? ऐसा क्या हो गया कि आप भी पढ़ के आए? बाकी बच्चों को लगा मैं ऐसे बोलते रहता हूँ नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपको क्यों लगा कि पढ़ना चाहिए? वो बेचारा घबरा रहा है, बोले कुछ गलत तो नहीं कर दिया बोले। बाकी बच्चे सब सही। हाँ वो तो मैंने बोला था, तो आपको बात जमी थी, इतने लोग को नहीं जमी थी। कुछ बोलना चाहोगे इन लोग के लिए? 2 शब्द पढ़ो बस, मतलब पगले बच्चे ऐसे बोल लो क्या? आप चले जाओ संजय भी, आपको जाना खड़े रहने की। अच्छा अटेंडेंस अच्छी। तो सच में किसी ने भी नहीं पढ़ा? तो थोड़ा बेटा ट्राई करना ना पढ़ने का। आई नो योर शेड्यूल इज बिजी, बट ऐसे 10-15 मिनट अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के, पढ़ाई भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है ऐसा समझ के। आई नो यू हैव बेटर थिंग्स टू डू, है ना। चैट करना पड़ता है, गुड मॉर्निंग किसको भेजना पड़ता है, फिर रात को तूने गुड नाइट क्यों नहीं भेजा वो चिल्लाना पड़ता है। बट थोड़ा पढ़ाई भी कर लो, बहुत पैसे लग गए ना इसमें। आपको पता है ना बहुत फीस लगी आपकी 11th 12th की, तो थोड़ा वर्थ इट भी होना चाहिए ना। मैं पढ़ाऊंगा, आप ऐसे मत सोचना कि सर को पैसे दे दिए और सर हमको ही पढ़ने बोल रहे तो फिर सर क्या करेंगे। मैं तो पढ़ाऊंगा ही आपको, बट थोड़ा आप भी पढ़ लेना। ठीक है। आप लोग ने सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर दिया पढ़ाई कि अपन कर देते ना कि घर बनाना है तो कॉन्ट्रैक्टर को दे देते, ये ले 1 करोड़ रुपए अब तू देखते बैठना। तो वैसे बोले सर लोग को 2.5 लाख रुपए फीस दे दिया, अब ये लोग पढ़ते बैठेंगे, अपन क्यों पढ़े, पैसे भी अपन ही दे, पढ़े भी अपन, वैसा नहीं है। आप लोग को ही पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो और एक चीज कि चैप्टर जो भी रहेंगे चैप्टर का अपन पूरा पढ़ेंगे, चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर्स वगैरह है, वो आप लोग को खुद से पढ़ना है। ठीक है। उसमें कुछ कहीं पे डाउट आता है कि आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक का आंसर ये रहना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर बी रहना चाहिए और बुक में मान लो सी लिखा है, तो ऐसा क्या है वगैरह, तो यू कैन आस्क मी डाउट्स। बट वो चीज अपनी क्लास में कवर नहीं होगी, मतलब क्वेश्चन आंसर्स में ना ही लिखवाऊंगा ना पढ़ाऊंगा अलग से। हाँ आपको जहाँ कहीं डाउट आता है तो आप लोग उसमें पूछ सकते हो, चलती क्लास में वी कैन डिस्कस इट। मतलब वंस द चैप्टर कंप्लीट्स आप पीछे का हर बार पढ़ोगे, एंड प्लस में हर सब्जेक्ट्स की आपकी टेस्ट होगी हर चैप्टर पे, आपको एडमिशन के समय ही बताया था। तो वैसे तो आपको शेड्यूल आ जाएगा, लाइक 4-5 डेज प्रायर टू द टेस्ट ही आपको आ जाएगा कि 4 दिन 5 दिन बाद ये सब्जेक्ट की इतने बजे और ये चैप्टर पे टेस्ट है। बट कोई भी सब्जेक्ट का आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आप तो मन में समझ लेना कि कभी भी टेस्ट इसकी रह सकती है, तो आप पढ़ाई तो शुरू कर देना जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है। अकाउंट्स वगैरह का तो साथ साथ में आप लोग को होमवर्क भी मिलेगा, अकाउंट्स और मैथ्स का। इको बीएसटी का एज सच होमवर्क बहुत कम टाइम ही मिलेगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल सकते ये क्वेश्चन आप 5 बार लिख के ला लो करके घर से। वैसे शायद 7th 8th तक के वैसे भी आपका चलता होगा, बट अब इतने बड़े हो गए हो तो वैसे नहीं रहेगा। तो इको और बीएसटी का होमवर्क कम रहेगा, बट जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है तो आप टेस्ट के लिए उसका प्रिपेयर हो जाना। विल डेफिनेटली गिव यू प्रायर नोटिस। ऐसा कभी नहीं होगा कि आज एकदम से आप आए और बोलेंगे ये लो सरप्राइज टेस्ट, ऐसे कभी नहीं करेंगे हम लोग, बट स्टिल यू शुड बी प्रिपेयर्ड। आज कोई फर्स्ट टाइम आया है क्या? मेरी क्लास जो कोई फर्स्ट टाइम आज अटेंड कर रहा है, ऐसा कोई है? आप तो बेटा मैंने बताया था लास्ट क्लास में इनको कि चलती क्लास में बातें नहीं करना है, ठीक है। अगर बातें करेंगे तो बाहर कर देंगे। आप लोग ने ऑनलाइन तो देखी होंगे ना,
मैं कर सकता हूँ बातें, आपको नहीं करना है, ठीक है? मतलब आप लोग से ही करूंगा, मैं भी कोई अपना नहीं करूंगा। चलो, सो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, थोड़ी बहुत यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह रहेगी, बट ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स इज अ वास्ट सब्जेक्ट, तो इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन 2 और 3 लाइन्स, राइट? है ना? मैं अगर आपको भी खड़े करके बोलूँ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप 2 या 3 लाइन में से अपने बारे में पूरा थोड़ी बता पाओगे, बहुत सारे हो ना, मतलब। तो वैसे इकोनॉमिक्स भी डेफिनेशन, वैसे तो काफी सारे अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन जस्ट 2 और 3 लाइन्स, बट स्टिल हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स या व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब अगर हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र, है ना? अर्थ मतलब मत बोलना, नहीं तो सर अर्थ मतलब कुछ इंग्लिश वाले बच्चों के जोक नहीं समझा होगा, बट कोई बात नहीं। समझा क्या बेटा आपको थर्ड में? अर्थ मतलब तो आप बताओ अर्थ का मतलब क्या होता है? मनी। सो अर्थ इज मनी और वेल्थ। तो इकोनॉमिक्स की भी एक डेफिनेशन ऐसा भी है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, बट अगेन इट इज एन इनकम्प्लीट डेफिनेशन। मतलब वी डोंट स्टडी, वी डेफिनेटली स्टडी वेल्थ, बट वी नॉट ओनली स्टडी वेल्थ बट ह्यूमन बिहेवियर और बहुत सारी चीजें दूसरी भी हम लोग स्टडी करते हैं। सो अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरह से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। एंड अगेन ऐसे कोई धर्म वाली किताब तो नहीं है ना कि गीता या बाइबल की बस एक ही सोर्स है और उसमें से हम लोग सब देखेंगे। मल्टीपल ऑथर्स हो गए, मल्टीपल इकोनॉमिस्ट हो गए, मल्टीपल साइंटिस्ट हो गए जिन्होंने कुछ कुछ चीजें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बताया, और वो सभी को हम लोग ने कंपाइल करके इकोनॉमिक्स के अंडर में पढ़ते हैं, है ना? देयर इज नो पर्टिकुलर बुक कॉल्ड इकोनॉमिक्स, है ना? ऐसी कोई बुक थोड़ी आप बोलोगे इकोनॉमिक्स की बुक दो कि बस सारी इकोनॉमिक्स इसमें आ गई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड ये सब्जेक्ट तो आगे डायनामिक सब्जेक्ट है ना, कुछ हो सकता है आज भी कोई नई इकोनॉमिक थियरी निकल जाए, जैसे साइंस भी, कि पहले लोग बोलते थे अर्थ फ्लैट है ना? अभी भी बहुत लोग मानते कि अर्थ फ्लैट है ना, फ्लैट अर्थ बिलीवर्स करके, बट वो बाद में पता चला कि नहीं वो राउंड है, या बाद में पता चला कि अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन एंड सन कोई यहाँ से वहाँ अपना जगह चेंज नहीं करता है, अपना लोकेशन चेंज नहीं करता। तो ऐसे डायनामिक फील्ड है ना, धीरे धीरे स्टडी होते रहती है एंड देन इट बिकम्स पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में कभी ऐसे कोई एक पर्टिकुलर सिंगल लाइन या 2 लाइन की डेफिनेशन नहीं है कि बस हाँ यही इकोनॉमिक्स है विच इज एग्रीड बाय एवरीवन, ऐसा नहीं है। इट विल कीप ऑन चेंजिंग, या सब लोग अपने अपने तरह से उसको डिफाइन करते हैं। सो मोस्ट एग्रीड या वैसी डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स। और ये प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होते बोले तो इट अराइजेस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आवर नीड्स आर लिमिटेड अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज विच सेटिस्फाइड नीड्स आर स्केयर्स या फिर लिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स इज मेनली कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं हम लोग देखेंगे, और बोले ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होते हैं या व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। तो बिकॉज आवर वांट्स आर अनलिमिटेड, है ना, हमारी नीड्स अनलिमिटेड है। कोई संत ऐसा ही होगा कि जिसकी लिमिटेड नीड्स है, बट अदरवाइज हमको ये चाहिए वो चाहिए, है ना, खाना बढ़िया खाना है, हमको 2 व्हीलर भी चाहिए, फोन ये वाला आईफोन चाहिए, बैग ऐसी चाहिए, मेकअप ऐसा चाहिए, बहुत सारी चीज हमारी वांट्स अनलिमिटेड रहती। एंड नॉट ओनली अनलिमिटेड, दे आर ऑल्सो रिकरिंग इन नेचर। एक तो अनलिमिटेड भी रहती है प्लस दे आर रिकरिंग इन नेचर। लाइक आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल कि लेट्स से आपको खाना खाना है, दिस इज योर वांट और नीड, राइट, कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, दिस इज वांट। आज रात को आपको बढ़िया भरपेट खाना खिला दिया, आपको जो बोला वो आपको खिला दिया, ठूस ठूस के खिला दिया, तो कल दोपहर को आप नहीं खाओगे क्या? कल दोपहर को अगेन यू विल बी हंग्री। सो वांट्स आर नॉट ओनली अनलिमिटेड बट दे आर रिकरिंग इन नेचर एज वेल, कि एक बार एक वांट सेटिस्फाई हुई बट वापस से वही वांट भी वापस से अराइज होगी, प्लस में देर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट वांट्स। बट अगर हाँ सिर्फ इतना भी रहता है कि देर आर अनलिमिटेड वांट्स या रिकरिंग वांट्स, उससे भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होता अगर रिसोर्सेस विच सेटिस्फाई द वांट्स आर अनलिमिटेड। मतलब अगर भी मान लो आपको 2 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, बहुत कपड़े चाहिए, और अगर अपने पेरेंट्स के पास अनलिमिटेड पैसा होता तो कोई प्रॉब्लम होता क्या? वो तो सब दिला देते, दिक्कत ही क्या? दे वांट आवर हैप्पीनेस ना, पेरेंट्स को कोई अपने से दुश्मनी थोड़ी है। अपन बोलते कि पापा हमको ये कपड़े लेके दो, पापा मना क्यों करते? क्योंकि अभी पैसे नहीं है या बजट नहीं है, वो प्रॉब्लम रहता है। अगर रिसोर्सेस
या इन दिस पर्टिकुलर केस पैसे अगर अपने पास अनलिमिटेड होते तो कोई इशू थोड़ी था, अपन जो चाहिए वो लेते। बट रियल में या रियलिटी में प्रॉब्लम क्या है कि वांट्स तो अनलिमिटेड है, वांट्स या नीड्स आर अनलिमिटेड, बट रिसोर्सेस मतलब जिससे ये वांट्स सेटिस्फाई होने वाली है, दोस रिसोर्सेस आर स्केर्स और लिमिटेड। तो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ह्यूमन नीड्स और वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस विच विल हेल्प इन सेटिस्फाइंग दिस वांट्स आर लिमिटेड। और इतना ही नहीं, और एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेस आर अल्टरनेटिव यूजेस, दैट इज वन रिसोर्स कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेस। कि पहले ही अपना पेरेंट्स का जो पैसा है वो लिमिटेड है और तुम्हारी वांट से लेट से तुमको एक साइकिल भी खरीदना है और एक ट्रिप जाना है बाहर, मान लो कि साइकिल भी 10,000 की होती है और आपको कहीं आपकी स्कूल से कोई ट्रिप जा रही है, वहां पे भी 10,000 मांगे। तो अब आप अगर पेरेंट्स के सामने दोनों नीड्स रखोगे तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं यार मेरे पास तो 10,000 रुपए ही है, यू हैव टू चूज। तो योर अनलिमिटेड वांट्स हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, दैट लिमिटेड रिसोर्सेस हैव अगेन मल्टीपल यूजेस। मतलब क्या कि वो 10,000 सिर्फ आपके लिए नहीं है, मान लो रेंट भी भरना है हमको 10,000 में, तो 10,000 का यूज सिर्फ आपकी वांट्स पूरा करने के लिए नहीं है, बट इट हैज मल्टीपल यूजेस। दोस 10,000 कैन बी पुट टू अदर रिसोर्सेस, अदर यूजेस एज वेल। तो क्या तीन चीजें अब अपने को समझ में आती है? फर्स्ट, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सेकेंड, resources are limited. Third, not only limited but these resources can be put to various uses या alternative uses। मान लो घर पे दूध है, ठीक है, आपका मन है कि 1 लीटर दूध है, तो आप बोलोगे कि या तो मेरे को आइसक्रीम बना के दो या तो इसका पनीर बना के दो, या आपको तो दोनों ही पसंद है, आइसक्रीम और पनीर, और आप मम्मी के सामने अपना रखते हो कि मुझे ना 1 लीटर दूध तो घर पे है तो मुझे आइसक्रीम एंड पनीर बना के दो। तो मम्मी बोलती है कि नहीं, दूध अपना लिमिटेड है, तो इधर आपको आइसक्रीम मिलेगी और पनीर मिलेगा, बोथ नहीं मिला। तो आपकी अनलिमिटेड वांट्स हो गई एक तरीके से। इस केस में अपन 2 वांट है बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ठीक है। ये तो अब आपको प्रॉब्लम फेस आ जाता है। अब आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना है कि शुड आई चूज आइसक्रीम और पनीर, ठीक है। दिस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और उसमें भी अब बीच में एकदम से पापा बाहर से आ जाते हैं, बोलते हैं आज बारिश बढ़िया हो रही है, एक काम करो दूध का चाय बना दो। तो दिस मिल्क कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस। तो दिस इज द रीजन व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन नेचर, वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड दिस लिमिटेड रिसोर्सेस हैव आल्सो मल्टीपल और अल्टरनेटिव यूजेस। वो खुशी वाला लड़का है ना, आप उधर हो। तो बेटा आपका वो मॉर्निंग बैच में एक एग्जांपल दिया था एक लड़के का, तो बहुत सबको समझ में आ गया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो आपका एग्जांपल दूं क्या, विथ योर परमिशन? पक्का? सब लोग हंसेंगे, दिक्कत नहीं है ना, आप तो लोगों की खुशी के लिए अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर सकते हो, है ना। तो नाम क्या है बेटा आपका? हाँ, तुलीन। क्या होता है उसका मतलब? अरे नहीं ना, ऐसा मत बोलो। आपको बहुत लोगों ने पूछा होगा ना आज के पहले, या फिर ऐसा मतलब होता होगा कि आप बता नहीं पा रहे हो। करते क्या अपन गूगल सर्च कर लेते हैं। आज का दिन आपके जीवन का रीबर्थ हुआ है आपका बेटा। अरे तुहीन तौहीन हो गया। तुलिन कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स। आपको बेटा एक भी नहीं पता, यहाँ पे मल्टीपल है। हेलो अराउंड द मून और मिरर, क्या बात है यार, पता रहना चाहिए। ऐसे चाइनीज में भी तुलिन कुछ होता है बोलते। अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ क्ले पिलर्स रिसेंबलिंग अ फॉरेस्ट। सही है, नहीं पता वही ठीक है बेटा, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स मीनिंग है। ये कौन सी लैंग्वेज है? सिबुआनो की क्या है? CBU। तुलिन कैन मीन फास्ट और क्विक। तो कौन सा आपको अच्छा लग रहा है वो एक रख लो यार। देखो, हेलो अराउंड द मून भी है, मिरर भी है, फास्ट, क्विक, और ये चाइनीज वाला तो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। कौन सा बताओ यार आज?
हेलो अराउंड द मून, चलो सही, कभी कभी दिखता है वो आप क्लास में, लेकिन रोज आते रहना। चलो, तो तुलिन की अपन बात करते हैं, ठीक है। तुलिन आपके लिए, ठीक, आप बुरा मत मानना। और आपके बाजू वाले फ्रेंड का नाम क्या है? कृपांश। आपका फ्रेंड है क्या तुलिन ये? नहीं, आप हाँ बोल रहे, तुलिन नहीं बोल रहे ना। भाई है, भाई दोस्त एक ही होते हैं, दोस्त भाई वाला भाई है ना। चलो ठीक है, तो आज तुम्हारे भाई का भी टेस्ट हो जाएगा, देखो। तो तुलिन एक लड़का है, और तुलिन अपन ऐसे टेम्पर, नहीं लड़का है, मतलब लड़का ही है, सॉरी। और तुलिन को लड़कियां पसंद है, स्ट्रेट है, वो भी पहले से बता दे रहा हूं। तुलिन आप भी अजम्पशन रखना, नहीं तो आप कुछ और बोलोगे। तो तुलिन अपन अपन ऐसे टेम्पररीली मान लेते कि आपके जीवन में खुशी है, ठीक है। उस खुशी की वजह से आपको खुशी है कि नहीं पता नहीं, बट आपके जीवन में कोई तो खुशी है, ठीक है। शी इज योर स्पेशल फ्रेंड, ठीक है। एंड कृपांश इज योर बेस्ट फ्रेंड, भाई वाला दोस्त है, ठीक है। ये तो फैक्चुअल चीज है ना, कृपांश का तो, खुशी का तो इमेजिनरी है। बट लोग ऐसा बोलते हैं कि जो आप सोचते हो वैसा होता है, सो अफर्मेशन भी बोलते हैं इसको, विजुअलाइजेशन अफर्मेशन। इट हेल्प्स अ लॉट। डेली सुबह 6 बजे उठ के करो तो 30 दिन में चीजें चेंज होती है बोलते हैं। ट्राई करना आप भी, ऐसा रॉबिन शर्मा बोलते हैं। आप तो चेतन भगत वाले होंगे ना, है क्या कोई रॉबिन शर्मा वाला? आप हो बेटा, कौन सी पढ़े हो? उसमें बोलते हैं ना विजुअलाइजेशन वगैरह, याद है ना, खुशी वाली बात। 5 बजे उठ के बस 10 मिनट बोले पढ़ना, 10 मिनट अफर्मेशन करना, 10 मिनट एक्सरसाइज। याद है कि नहीं? साइलेंस भूल गए आप? वेरी गुड। तो आप 5 बजे उठते ही नहीं होंगे। तो मतलब क्या यार, 5 AM क्लब पढ़ के? चलो कोई बात नहीं, पढ़ा वही बात। आज आपको हाथ खड़े करने तो मिल गया। यस, तो बैक टू तुलिन। तुलिन, आपके जीवन में एक खुशी है, एक कृपांश है। आपके जीवन में समय लिमिटेड है ना? टाइम लिमिटेड है कि नहीं बेटा? और टाइम को आप रिसोर्स मानते हो कि नहीं, है ना? सो आपके पास अब 1 आवर है, ठीक है, स्पेयर है आपके पास 1 आवर। एंड आपको कृपांश बोलता है कि चल मेरे साथ मूवी देखने चल, ठीक है। कृपांश बोलता है 1 घंटे वाली डॉक्यूमेंट्री, ऐसा मान लो, ठीक है। आप फिर फैक्चुअल क्वेश्चन उठाओगे, बोले सर मूवी तो 2.5 घंटे की रहती, कैसे देखेगा? तो 1 घंटे का कोई तो, या पंचायत का एक एपिसोड अपन बैठ के देखते, ठीक है, Amazon प्राइम पे। और आप सोचते हो ठीक है, तभी खुशी का आपको फोन आता है कि हेलो तुलिन। तुलिन ही बोलती है ना आपको, कि बाबू वगैरह कुछ, तो बोलती है हेलो तुलिन, अपन कहीं मॉल चलते घूमने के लिए, ठीक है। तो अब तुलिन के पास 1 घंटे का लिमिटेड टाइम है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, बट इसको मन में तो खुशी से भी मिलना है। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, बोले गिवन ए चांस आई वुड लाइक टू मीट खुशी एज वेल एज कृपांश, तो अपना भाई जैसा है, तो मैं कृपांश से भी मिलना चाहता हूं, ठीक है। सो नाउ तुलिन इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम कि विद दिस माई लिमिटेड टाइम व्हाट टू डू। ये बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी ऐसे अराइज होते हैं कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड, है ना। और आप तो खुशी से भी मिलना चाहते ही हो, नो डाउट, चाहते हो कि नहीं? बिल्कुल, डंके की चोट पे उड़ना डरते। तो खुशी से भी आप मिलना चाहते हो, और कृपांश तो अपना भाई है, तो कृपांश से ही मिलना है। तो नाउ क्वेश्चन इज टू यू कि व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन। और ऑप्शन है कि दोनों में से किसी एक के साथ ही आप टाइम बिता सकते हो 1 घंटा, इधर खुशी और कृपांश, दोनों क वाले हैं, मिथुन राशि के, है ना। मंथन आपकी भी मिथुन राशि है? नहीं आपकी तो नहीं है। आपका क्या मंथन है ना? अच्छा, आप वो मंथन में था। आपका नाम क्या है? श्लोक। श्लोक, आप कुंभ वाले हो, सिंह। अच्छा, यस, पूरा द नेशन इज लुकिंग एट यू, वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ, नहीं, जीवन ऐसे ही रहता है बेटा, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। ये तभी तो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है, अदरवाइज तो इकोनॉमिक्स अपन पढ़ते ही नहीं। अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड रहती या वॉन्ट्स लिमिटेड रहता ना, तो इकोनॉमिक्स का जन्म ही नहीं हुआ रहता। सब, या तो देखो अब जो हिमालय चले गए साधु संत, उनको थोड़ी दिक्कत है कि यार मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, उनका रिसोर्सेस नहीं है, बट दे डोंट हैव वांट्स एज वेल।
तो उनको इकोनॉमिक्स पढ़ने की नीड नहीं है। या तो कोई ऐसा हम लोग का रहता कि कल्पवृक्ष के नीचे बैठे बढ़िया जो चाहिए मिल जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं रहता कि रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। सो वी आर ऑल आर फेस्ड विद द प्रॉब्लम, नो डाउट हाउ डेवलप्ड एन इकोनॉमी इज। यूएस भी बहुत जो अपन अमीर इकोनॉमी मानते हैं, उसके भी सिटीजन्स आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज को कौन सी वांट्स को हम लोग फुलफिल करने में यूज करें। तो आप बता दो बेटा। देखो नो वन विल जज यू, आपको जो देना है। अरे वो भाई बाजू में बैठता है इसलिए। वंश को पता, वंश का है वंश दागा, उसको पता है कैसा होता है। मॉर्निंग बैच में हाँ पंचायत देख लोगे, पंचायत करने से अच्छा देख लो, है ना। तो अब तुलिन ने चूज किया कि चलो कृपांश के साथ अपन समय बिता लेंगे, है ना। खुशी तो आते जाते रहेगी, कृपांश जैसा कहाँ ही मिलेगा जीवन में। तो प्लस में ये तो अपना लिमिटेड रिसोर्सेस में अनलिमिटेड वांट्स, बट दिस टाइम के मल्टीपल यूजेस भी थे। मतलब तुलिन ये भी तो सोच सकता था कि मैं ये 1 घंटे में पढ़ाई कर लूं। वन यूज वाज कि किसी से मिलना है, ठीक है, बट तुलिन के पास ये टाइम के भी मल्टीपल यूजेस थे। सो रिसोर्सेस आर नॉट ओनली लिमिटेड बट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस एज वेल। अब बेटा क्या करोगे आप, पढ़ाई के लिए भी आप यूज कर सकते हो और इसके लिए भी। इसके साथ बैठ के पढ़ूंगा मत बोलना, नहीं होती पढ़ाई दोस्तों के। ग्रुप स्टडी वगैरह मिथ है ना। ग्रुप स्टडी, नाइट स्टडी कुछ नहीं होता वो सब। उससे क्यों डिस्कस कर रहे हो यार, आप बता दो ना। बेटा आप तो खुशी को नहीं चूज कर रहे, क्या पता वही चूज कर ले कोई। बोले तुलिन तो तुमको टाइम नहीं देता, मेरे पास आ जाओ। बोले मेरे पास टाइम है बहुत। तो आप क्या चूज कर रहे हैं, पढ़ाई की, पढ़ाई कर। तो जब पता चला कि रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस, तो सेम रिसोर्स कैन बी डाइवर्टेड फॉर अनदर यूज एज वेल, है ना। कि घर में दूध है तो पहले तो सिर्फ डिस्कशन चल रहा था पनीर की आइसक्रीम, बट पापा आ गए और एकदम से उनका ऑर्डर है कि नहीं मेरे लिए चाय बनाओ, तो वो पनीर भी गया ना, आइसक्रीम भी गई। दैट रिसोर्स इज बीइंग डाइवर्टेड टू अनदर यूज या अल्टरनेटिव यूज। तो सेम इसी रीजन से तो हम लोग को ये देखना है कि हमारे जो भी वांट्स है, कौन सी वांट, सारी वांट्स तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड। तो वी हैव टू सी कि विच वांट कैन बी सेटिस्फाइड विद द लिमिटेड रिसोर्स। तो वही है इकोनॉमिक्स, ये बेटा आपको सिखाएगा तुलिन अबाउट मेकिंग चॉइसेस। और क्या, इन द बैकड्रॉप ऑफ स्कैरसिटी। बिकॉज अगर देखो स्कैरसिटी नहीं होती ना, मतलब लेट से तुलिन हैड लॉट ऑफ टाइम विथ हिम कि मेरा दिन भर खाली है, तो 2 घंटे पढ़ाई करता, 2 घंटे कृपांश के साथ रहता, 3-4 घंटे खुशी के साथ भी रहता। बट हम लोग को चॉइस मेकिंग क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी। क्लियर, किसी को नहीं समझा है। तुलिन आपके सैक्रिफाइस के कारण बहुत बच्चों का भविष्य उज्जवल हो गया आज, और कृपांश से आपकी दोस्ती भी बढ़ गई ना। आपने भले उसका दिल रखने के लिए बोल दिया, उसने तो सही समझ लिया ना। सो एग्जाम्पल कि कोल इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, हाउएवर इट सप्लाईज लिमिटेड, है ना। सारे नेचुरल रिसोर्सेज अपने लिमिटेड सप्लाई के रहते, एंड नॉट ओनली लिमिटेड, इट हैज मल्टीपल यूजेस। मतलब कोल को हम लोग घर पे एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, है ना, भट्टी जलाने के लिए वगैरह, या फिर कोल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोल से ट्रेन के इंजन चल सकते हैं। तो इट हैज मल्टीपल यूजेस, ऑल द रिसोर्सेस हैव मल्टीपल यूजेस, मतलब दे कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी से यही हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन फैन या एसी, लाइट चलाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। ऑल द रिसोर्सेस हैव मल्टीपल यूजेस। तो वाइल स्टडीइंग इकोनॉमिक्स वी हैव टू चूज कि ये रिसोर्सेस को हमको कौन से यूज के लिए यूज करना है। सो कोल इज वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट केसेस ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स विद अल्टरनेटिव यूजेस। ऐसे काफी सारे, कोल है या वाटर है, वाटर इज ऑल्सो रिसोर्स, है ना, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, टाइम है तुलिन का। तुलिन आप नागपुर से ही हो, ठीक है। सो
अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज ऑफ मल्टीपल यूजर, ये 3 चीज हम लोग को ध्यान देना है। हमने बोला कि रिसोर्सेज लिमिटेड है या स्केर्स है, तो स्कैरसिटी की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में क्या होता है? स्कैरसिटी रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर द सप्लाई ऑफ अ गुड और सर्विस इज लेस देन द डिमांड फॉर इट। हम लोग नॉर्मली इकोनॉमिक्स में गुड्स एंड सर्विसेज साथ में यूज करेंगे। गुड्स मतलब क्या, विच आर टेंजिबल, जिसको हम लोग हाथ लगा सकते हैं वगैरह। सर्विसेज को भी हम लोग गुड्स बोल सकते हैं, बट दे कैन बी कॉल्ड एज इनटेंजिबल गुड्स या इनविजिबल सर्विसेज, है ना। आप अगर कोई जाके किताब खरीदते हो, आप जाके कोई बुक खरीद रहे हो, तो इट इज अ गुड, बट यहाँ पे आप ट्यूशन के लिए जो फीस दे रहे हो, इसके लिए तो सर्विस है ना। आप जाके दुकान से किताब खरीद के लाओगे 100 रुपए की, तो घर पे जाके आप बता पाओगे कि ये देखो 100 रुपीज मैंने दिया, उसके बदले में मुझे ये बुक मिली है ना। यू कैन शो टू अदर्स। बट यहाँ पे आज क्लास में आए, लेट से आपकी आज क्लास की आज की फीस थी 1000 रुपए पर आवर, तो आप घर जाके मम्मी आपकी या पापा आपके पूछेंगे कि 1000 रुपए तो आपके यूज हो गए, उसके बदले में आपको क्या मिला, तो यू कैन नॉट शो इट। डेफिनेटली यू हैव गेन्ड समथिंग, you have received service from us, but you cannot show it to someone else. It is intangible in nature. So goods tangible रहते हैं या जो देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, and services are intangible in nature. और यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जब भी बात है गुड्स एंड सर्विसेज के साथ में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो scarcity refers to the situation where the supply of a good or service is less than the demand for it. Scarcity की कोई डेफिनेशन बता सकता है? मतलब ये वाली नहीं, आप लोग को जो समझता है इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में समझ के हिंदी में। क्या हो गया बेटा, बुक नहीं लाए आप? काहे? ऐसा क्यों लगा आपको? अरे आप ऐसा अपने लॉजिक मत लगाए, जो टाइम टेबल है वो पढ़ना ना। अरे बट लॉजिक लगाना याद रहा। ऐसा कुछ हम लोग नहीं सोचते बेटा कि एक अकाउंट्स हुआ तो एक मैथ्स होना। चलो कोई बात नहीं, समझ रहा है ना आपको। बेटा सबको मत बताना कि बुक नहीं लाए तो भी समझता, नहीं तो आधे बच्चे बुक नहीं लाएंगे फिर। तो कोई भी बेटा स्केर्सिटी की डेफिनेशन या मतलब बता सकता है? कमतरता। ऐसा आधे को नहीं समझा, बोले इससे अच्छा तो स्केर्सिटी था। कमतरता है किसी चीज की कमी, है ना। और कोई? अभाव। अन्य बेटा ऐसे वर्ड मत यूज, ये बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए वाले हैं। हाँ बट आपको थोड़ा कहीं से आपने पढ़ लिए, लोग सब 2007 2008 वाले हैं। इनको आप अभाव लिखने बोलोगे तो 10 मिनट लग जाएगी। भ लिखो कि म लिखो पता ही नहीं बोले उसका, है ना। बहुत लोग की हिंदी थोड़ी खराब होगी ना, इंग्लिश खराब है, हिंदी वर्स है बोले। हाँ, सप्लाई इज लेस देन द डिमांड, वो तो यहाँ लिखा है ऐसा ना। नहीं ऐसे ये वाली मत बताओ ना। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ समथिंग, कोई चीज कम मिलना। तो लेट से एक चश्मा है, ठीक है, पूरा गोल्ड का बना हुआ है, उसका कांच भी गोल्ड का बना हुआ है, और दुनिया में वो एक ही चश्मा है, तो अवेलेबिलिटी उसकी लेस है कि नहीं है? तो इज इट स्केर्स? कुछ लोग हाँ, कुछ लोग नहीं बोल रहे। उसकी यूटिलिटी नहीं है, डिमांड नहीं है। सो स्केर्सिटी नॉर्मली इन जनरल टर्म्स वी अंडरस्टैंड स्केर्सिटी मतलब समथिंग विच इज लेस इन क्वांटिटी है, जिसकी अवेलेबिलिटी कम है। बट इकोनॉमिक्स में खासकर स्केर्स हम कोई चीज को तभी बोलते हैं जब उसकी डिमांड ज्यादा है उसकी सप्लाई से। सो फॉर एग्जांपल वो चश्मा है, एकदम सोने का है, पर उसमें से कुछ काम नहीं आता है, तो नो वन विल वांट टू बाय दैट पर्टिकुलर स्पेक्टेकल्स, पेयर ऑफ स्पेक्ट्स, तो फिर उसकी कोई डिमांड ही नहीं है। तो वो एक भी है तो भी ज्यादा है, अगर उसकी डिमांड 0 है, सप्लाई 1 है, तो इट इज नॉट स्केर्स ना। So scarcity particularly in the context of economics is something when demand is more than the supply। कोई चीज जैसे पानी है, पानी तो हम लोग जैसे पढ़ते कि अर्थ का 75% जितना हिस्सा पानी से भरा हुआ है, तो पानी तो काफी ज्यादा है, बट स्टिल जो पोर्टेबल वाटर है या मीठा पानी है, उसकी डिमांड इज मच मोर देन द सप्लाई। जैसे बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो पानी के लिए होगी, ऐसा बोलते हैं। तो पानी इतना ज्यादा क्वांटिटीज में अवेलेबल है नदियों में वगैरह, बट स्टिल उसकी डिमांड उससे भी ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई वी कंसीडर वाटर एज अ स्केर्स रिसोर्स। तो कोई भी कमोडिटी को स्केर्स हम तभी बोलते हैं जब उसकी डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा है।
व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज मोर देन इट्स सप्लाई। ठीक है बेटा, जो आपने डेफिनेशन बोली पढ़ के, आप थे क्या मॉर्निंग बैच में? अरे मुझे याद नहीं है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? सोनू खालकर, खारकर, बहुत लोग र को ल बोलते हैं ना। चलो, सो दिस फंडामेंटल कंसेप्ट ड्राइव्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन। स्केर्सिटी के वजह से ही हमको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी अराइज होते हैं, एंड देन वी आर फेस्ड विद द इकोनॉमिक डिसीजन कि अब ये चूज करूं या वो चूज करूं। पैसों की स्केर्सिटी है तो हम लोगों को कुछ हमारी डिमांड्स पूरी होती है, कुछ हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती है। समय की हमारे पास स्केर्सिटी है, इसलिए वो खुशी से नहीं मिल पाया तुलन से, लेकिन मिल गया। तो स्केर्सिटी ड्राइव्स द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस। स्केर्सिटी आल्सो लीड्स टू हायर प्राइसेस। जो चीज की अवेलेबिलिटी कम है, मांगने वाले लोग ज्यादा है, सप्लाई करने वाले लोग कम है, तो उसकी क्या हो जाती है? प्राइसेस बढ़ जाती है। जैसे डायमंड्स है, पेट्रोलियम है, ऑयल है। सी कैसे बढ़ती है ना इन रियल मार्केट? हाउ डज इट वर्क कि मान लो एक ही बॉटल है, ठीक है, और खरीदने वाला एक है ये बॉटल का, ठीक है। मैं 20 रुपए में बेचने रेडी हूं ये बॉटल, सामने वाला 20 रुपए में खरीदने रेडी है, ठीक है। तो जितनी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो उसका प्राइस एक नॉर्मल रहेगा, जो भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे वगैरह। बट द मोमेंट डिमांड इंक्रीजेस फॉर समथिंग, so let's say now there is only one bottle but there are two buyers for this same bottle, so supply is 1 and demand is 2। दोनों को ये बॉटल चाहिए, दोनों को ये बॉटल चाहिए। ए बोलता है कि मैं 20 रुपए में बॉटल लेने रेडी हूं, सेलर भी ट्राई करता है चलो मैं इसको बेचने जाता हूं, बट बॉटल तो एक ही, अगर ए खरीद लेगा तो बी को नहीं मिलेगा। बट अगर बी को भी ये सेम बॉटल चाहिए तो व्हाट विल बी डू? बी बोलेगा ये 20 दे रहा है ना, मैं इसको के लिए 21 रुपए या 25 रुपए दे देता हूं, बॉटल तुम मेरे को दे दो। अब एक को अगर चाहिए ही बॉटल तो हो सकता है वो 25 की जगह 30 में। तो दोनों इतनी देर तक के वो बॉटल के लिए झगड़ेंगे जब तक के एक प्लेयर एलिमिनेट नहीं हो जाता कि नहीं यार अब बाद में, मान लो ये बढ़ते बढ़ते 100 रुपए तक के हो गया, ये 20 बोल रहा है, ये 25 बोल रहे, 30 बोल रहे, 35 बोल रहे, ऐसा होते गया। तो एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि ए या बी में से एक जन बोलेगा बस यार इससे ज्यादा अब मैं नहीं दे सकता, ले लो तुम ले लो, तो वो प्राइस पे जाके इसकी प्राइस सेटल होगी। सो इस तरीके से रियल लाइफ में भी कोई भी कमोडिटी के हम जब बोलते हैं ना प्राइसेस बढ़ते हैं, प्राइसेस कब बढ़ेगी? जब वो कमोडिटी स्केर्स है। स्केर्स है मतलब क्या? सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है तो क्या करेंगे लोग? वो कमोडिटी समाओ हमें मिल जाए, उसके लिए वो लोग क्या करेंगे? दे विल इंक्रीज देयर प्राइसेस कि यार वो 20 दे रहा है ना तो मेरे को तो 25 दे दे। एंड सप्लायर तो प्रॉफिट करने ही बैठा है, उसको तो जितना ज्यादा प्राइस मिले उतना उसका प्रॉफिट ज्यादा है। तो इस तरीके से रियल लाइफ में भी कोई भी कमोडिटी के प्राइस ऐसे बढ़ती है ना। या जैसे आप लोग अगर आईपीएल में अगर इंटरेस्टेड होंगे तो जो बिड लगती है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से धोनी की या विराट कोहली की, एवरी टीम वांट्स दैट पर्टिकुलर प्लेयर इन दैट टीम, तो वो लोग उसकी प्राइसेस बढ़ा देते हैं। स्केर्स है, वैसा प्लेयर एक ही है, 8 टीम्स को वही प्लेयर चाहिए, सो डिमांड इज 8 एंड सप्लाई इज 1, so that player is scarce and that will lead to higher prices। समझ गया ना क्लियरली आप लोगों को कि हायर प्राइसेस कैसे होती है? क्योंकि बायर्स विल स्टार्ट कम्पीट, ये वैसे आगे आपको आएगा बट अभी आपको बताने के कि बायर्स विल स्टार्ट कम्पीटिंग अगेंस्ट देमसेल्फ कि तू 10 दे रहा तो मैं 15 दूंगा, तू 15 दे रहा तो मैं 20 दूंगा, और इस तरीके से वो कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है। Effective management of these scarce resources is crucial to ensure their availability for the future generation। तो जो भी scarce resources है, तो इकोनॉमिक्स का में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया जाए कि दिस इज नॉट ओनली अवेलेबल टू अस बट इट इज ऑल्सो अवेलेबल टू आवर फ्यूचर जनरेशन, है ना। जो हम लोग ऑयल कम है बोलते हैं या पानी कम है, तो मे बी करंट जो पॉपुलेशन है उसको तो पूरा हो जाएगा, बट कैसे बोलते हैं हम लोग कि ऑयल रिजर्व्स अगर सेम अभी स्पीड से यूज हुए तो इन नेक्स्ट 50 ईयर देयर विल बी नो ऑयल या देयर विल बी नो पेट्रोल। तो वही है कि वी हैव टू एंश्योर, बिकॉज देखो अभी के जो रिसोर्सेस है ना, वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, है ना। वो ऐसा तो नहीं कि हम लोग ने सारे रिसोर्सेज क्रिएट किए और हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग को वो लिगेसी में हमारे फोरफादर्स से मिले हैं। तो इट बिकम्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी ऑल्सो मेक श्योर दैट दिस रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस एज वेल, क्योंकि अपनी तो बच्चे वगैरह रहेंगे, आगे जो यूज करेंगे वो तो हमारी घर के वगैरह लोग हैं। सो इट बिकम्स अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितना हमको मिला था एटलीस्ट उतना सामने वाले को भी हम लोग पास ऑन
करें। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको इस तरीके से यूज किया जाए ताकि दे फुलफिल आवर प्रेजेंट नीड्स एज वेल एज दे आर अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। यहाँ पे जो स्केर्स रिसोर्सेज में दूसरा ऑयल का भी एग्जांपल दिया है कि नेचुरल द स्केर्सिटी ऑफ ऑयल डेमोन्स्ट्रेट द इकोनॉमिक कंसेप्ट्स ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज व्हेन अ रिसोर्स इज नॉट अबंडेंट एनफ टू मीट द टोटल डिमांड। तो उससे क्या हो जाएगा, इसकी प्राइस बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी और पॉलिसी मेकर्स भी इंश्योर करेंगे। तो पॉलिसी मेकर्स ने भी क्या कर दिया कि ईवी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया एंड ईवी भी लोगों को, ईवी अब थोड़ी महंगी आती है तो लोगों ने लेकिन ज्यादा यूज करना चाहिए तो उसके लिए क्या करती है कि सब्सिडी दे देती है कि ईवी की व्हीकल्स का प्रमोशन करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। या जैसे कोल इज अ स्केर्स रिसोर्स एंड इंडिया में जैसे आप लोग को पता होगा ना कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम थर्मल सोर्स या थर्मल एनर्जी रहती है, न्यूक्लियर से भी बनती है, हाइड्रो एनर्जी भी बनती है, बट मेजरली आपने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा कि कोल से ही सबसे ज्यादा, कुछ 70-80% कोल से बनती है और कोल हमारे पास लिमिटेड है। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम करना है, कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज करना है तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज लाओ। तो जैसे फॉर एग्जांपल सोलार एनर्जी है कि सोलार एनर्जी विल हेल्प इन जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो अब सोलार का यूज प्रमोट करना है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसके लिए भी सब्सिडी देती है। सब्सिडी से लोग फिर ज्यादा से ज्यादा लोग सोलार लगाएंगे और कोल का जो डिमांड है या कोल पे जो प्रेशर है वो धीरे धीरे फिर कम होगा। कि पहले मान लो 100 kg ऑफ कोल यूज होता था तो अब 100 में से 90 kg ही होगा क्योंकि 10 kg से जितना कोल प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस होती थी इलेक्ट्रिसिटी उतना अब सन से प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी पॉलिसी डिसीजंस लेती है कि कैसे किसी रिसोर्सेज का यूज कम किया जाए या कैसे बढ़ाया जाए। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स अपन लोग बाद में पढ़ेंगे, बस ये लाइन थोड़ी याद कर लो यार, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। कॉमर्स छोड़ के सब है वो। मैं जो बाद में पढ़ाऊंगा बोल रहा हूँ ये चीजें आपको इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्टैट्स के पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स साइंस है, ठीक है। जो चीज छोड़े हो वही आपका पीछा नहीं छोड़ रही है ना। खुशी ने बेटा तुलिन को छोड़ दिया लेकिन तुलिन खुशी को नहीं छोड़ रहा, वैसा हो गया। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स ये भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बस थोड़ा आपको बता देता हूं कि मेनली इकोनॉमिक्स को हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तुलिन जिस दिन भी बुरा लगा बता देना, ठीक है। लग तो नहीं लगेगा क्या तुमको बुरा? अपन क्यों मानना बुरा है, खुशी का नुकसान है ना। खुशी ने आपको लगा यू विल फाइंड अ बेटर वन ऐसे करके। So subject matter of economics is divided mainly into 2 parts. One is microeconomics, one is macroeconomics. 11th में आपको पूरा microeconomics है and 12th में पूरा आपको macroeconomics है, ठीक है। 12 और इसलिए ऐसे, ठीक है, माइक्रो के कुछ कंसेप्ट मैक्रो में आते हैं, मैक्रो के कुछ माइक्रो, बट ऐसे देखो तो थोड़ा अलग ही ये चलते हैं। तो 11th का एज इट इज आपका 12th में कुछ आगे नहीं बढ़ेगा, 12th में थोड़ा अलग ही रहेगा इकोनॉमिक्स। एंड 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स है एंड 12th में आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया के क्या हाल थे, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हाल हुए, फिर 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसके बारे में है। एंड देन एक चैप्टर आपका इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ऑल 3 आर नेबरिंग कंट्रीज, और तीनों मोटा मोटी 1947 के आसपास ही आजाद हुए या वो बने मेनली, तो उन लोग का कंपैरिजन आपको दिया हुआ है। तो ये चीज आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है, वो आपका 12th में है। सो एक तरह और 11th में जो स्टैट्स है वो 12th में आपका कुछ भी नहीं है। सो 11th एंड 12th का कनेक्टेड नहीं है, बहुत सी चीजें अलग। इनफैक्ट इंग्लिश वगैरह भी आपकी ऐसी है कि 11th की पूरी अलग, 12th की पूरी अलग। अकाउंट जैसे है कि आप 11th में नहीं पढ़ोगे तो 12th में दिक्कत जाएगी, मैथ्स 11th में नहीं पढ़ोगे तो 12th में दिक्कत जाएगा। बट इको, बीएसटी एंड इंग्लिश में वैसा नहीं, बीएसटी भी 11th एंड 12th का अनरिलेटेड ही है मोस्टली, इकोनॉमिक्स भी वैसा ही है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग अभी के लिए इतना याद रखो कि आई इन माइक्रो स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल यूनिट्स या इंडिविजुअल्स, एंड
मैक्रो में ए आता है, इट स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। तो जब हम लोग इंडिविजुअल चीजों को पढ़ते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, तो दैट इज कवर्ड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि लेट्स से ये क्लास है, मैं इंडिविजुअल एक एक स्टूडेंट्स के मार्क्स देख रहा हूँ कि इसको इकोनॉमिक्स में क्लास टेस्ट लिया था तो कितने मिले थे, इनको कितने मिले, इनको कितने मिले। सो दैट विल बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर क्लास, कि पूरे ओवरऑल क्लास का इकोनॉमिक्स की टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहा, तो that subject matter will be covered under macroeconomics because we are talking about aggregate। ठीक है, तो जब कभी हम लोग इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। जब एंटायर इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी कवर्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो 11 में हम लोग बिकॉज यू आर स्मॉल तो इंडिविजुअल की बात करेंगे, जब आप बड़े हो जाओगे तब आपका मैक्रो पढ़ा दे। कितना ध्यान रखते हैं एनसीईआरटी वाले, देखो। ठीक है, यहां तक कि किसी को कोई डाउट? आपको जब कभी किसी को डाउट आ जाए तो ऐसे हाथ ऊपर कर लेना, मैं जो भी वो टॉपिक पढ़ाता रहूंगा उतना कंप्लीट करके फिर आपके डाउट के पास आ जाऊंगा। किसी को कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। आपको अगर शर्म आ रही है डाउट पूछने में चलती क्लास में, तो आप चिट पे डाउट लिख के भी पास कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता ही नहीं चलेगा किसने पूछा, ना किसी को पता चलेगा। ठीक है, एनोनिमस चिट्ठी आप भेज सकते हो, बट चिट्ठी में सिर्फ डाउट ही रहना चाहिए, है ना। आपकी शर्ट अच्छी है, ये मुझे उंगली कर रहा है, वो सब चीजें नहीं। डाउट आपको पूछना है तो आप चिट्ठी में लिख के हिंदी, मराठी, इंग्लिश जैसे भी आप डाउट्स पूछ सकते हो। बेस्ट तो वही रहेगा कि आप खड़े होके पूछ जाओ, क्योंकि देखना आप बहुत बार बाद में जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी ना, यू विल रियलाइज कि डाउट पूछा आप रहे हो बट वो 10-12 बच्चों को था, तो आपके एक के डाउट पूछने से वो 10-12 बच्चे भी एकदम ऐसे चेहरे पे रौनक आ जाती कि यस ये तो हमको भी पूछना था। तो शर्माना नहीं, आपको भले डाउट सिली लगे या कभी कभार हो सकता है क्लास में कुछ बच्चे हंसेंगे भी, बट आपने पैसे दिए हो ना, तो यू एंश्योर कि आपको पूरा समझे। ठीक है, तो डाउट्स पूछने में कभी घबराना नहीं। कभी कभार अगर आपको बहुत ही शर्मारी नहीं हो रहा है, चिट्ठी भी लिखना नहीं जमता है, तो आप क्लास के बाद मुझे अलग से भी पूछ सकते हैं, बट क्लास में पूछ लोगे तो समाज सेवा हो जाता है कि 10-12 जन का भला हो जाता है। नाउ इकोनॉमी। सो व्हाट इज एन इकोनॉमी? हम लोग बोलते हैं ना इंडिया इज एन 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का मतलब क्या है? So an economy is a system. It is a system in which या by which people earn their living, है ना, मतलब पैसा कमाना। क्यों पैसा कमाना जरूरी है? क्योंकि हमारी जो नीड्स एंड वांट्स है उनको सेटिस्फाई करना है। और ये सेटिस्फाई कैसे होगी? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ये 4 चीजें। ये 4 चीजों को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमी एक ऐसी सिस्टम है जहां पे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। क्यों करते हैं? टू अर्न मनी या टू अर्न अ लिविंग। और अर्न क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। नीड्स एंड वांट्स का फर्क पता है ना? पढ़ाई आपकी नीड है, मोबाइल आपका वांट है। तुलिन आपके केस में कौन नीड है और कौन वांट है? एक एग्जांपल दे दो बेटा तुलिन, कुछ भी दे दो ना, नीड और वांट में अच्छा कुछ, है जिससे बच्चों को समझ में आ जाए, दिल पे लग जानी चाहिए वो बात। अरे नीड्स भूलते थोड़ी है बेटा, नीड्स भूलते थोड़ी। अगर भूल जा रहे हो तो नीड नहीं थी बेटा, वो तो फिर वांट थी आपकी। हाँ, वांट बच्चे समझ गए। खुशी वांट है? अरे आप कैसे डिसाइड करोगे यार खुशी उसके लिए वांट है नीड है? खुशी इज अ सब्जेक्टिव थिंग। थिंग मतलब पर्सन। चलो पानी नीड है तो एक वांट, कोक वांट है कि चल जाएगा बट यू वांट इट, है ना। तुले रहना का है अपना नागपुर में, जिंगाबाई टाकली। सो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल अर्न देयर लिविंग to satisfy their needs and want through the process of some economic activities. And economic activities are bifurcated or classified into 4, which is production, consumption, investment and exchange. 4 economic activities है।
फर्स्ट इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी या ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स विच इज रॉ मटेरियल्स इनटू गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पे एग्जांपल दिया कि फैक्ट्री इन इंडिया मैन्युफैक्चर स्मार्टफोन्स यूजिंग रॉ मटेरियल एंड लेबर. तो प्रोडक्शन मतलब जो हम लोग नॉर्मल टर्म्स में प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं या मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं कि किसी भी चीज का फॉर्म कन्वर्ट करना या कोई रॉ मटेरियल्स अलग अलग चीजों को साथ में लाके उस पर कोई एक ऐसी प्रोसेस कर देना, उसको ऐसे गुड में या आउटपुट में ट्रांसफर कर देना या ट्रांसफॉर्म कर देना जिसमें यूटिलिटी हो. यूटिलिटी मतलब क्या? एक मिनट, एक तो मॉर्निंग बैच वाले मत बताने यूटिलिटी यानी क्या, और बाकी अब जो लोग डायरेक्ट इवनिंग बैच में वो एक एक जन हाथ, इतने सारे बच्चों ने बोला ना उसमें से कोई भी बच्चा अपना हाथ खड़े करो और बताते जाओ व्हाट इज यूटिलिटी. क्या नाम है आपका? हाँ, इश्मित. हाँ बताओ, नाम बताओ आपका, भूल गया मैं. ओम प्रकाश. सो यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस. कोई कमोडिटी की यूजफुलनेस है या नहीं, तो उससे हम बोल सकते हैं इसमें यूटिलिटी है या नहीं. ओके, और उपयोगिता बोलते हैं ना हिंदी में यूजफुलनेस को. और कोई यूटिलिटी का मतलब? हाँ बोलो राहिल. यूटिलिटी इज अ थिंग विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स. थिंग मतलब फिजिकल थिंग, या यूटिलिटी मीन्स समथिंग विच कैन सेटिस्फाई नीड्स, वही. So utility means if something can satisfy our needs, then we can say it has got utility, है ना, कि किसी चीज में हमारी वांट सेटिस्फाई. इनफैक्ट यूटिलिटी की डेफिनेशन ही ऐसे रहती है, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी या फिर यूजफुलनेस. सी रफली हम लोग यूजफुलनेस बोल सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल बी यूजफुलनेस ओनली, बट इट इज लिटिल डिफरेंट देन यूजफुलनेस इन स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सेंस. कि कोई चीज जैसे अल्कोहल है, ठीक है, और कोई एक ड्रंकर्ड है. सो वेदर दैट ड्रंकर्ड हैज गॉट यूटिलिटी विद द अल्कोहल, आप बताओ बेटा ओम प्रकाश. आप लोग ये रिपीट द क्वेश्चन क्या? देखो मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ कि मैं जो भी बोलता हूँ ना वो आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, है ना. मुझे अकेले में बड़बड़ करने की आदत नहीं है. तो वॉट एवर आई एम सेइंग यू शुड लिसन. आपके लिए नहीं है बेटा, मतलब आपके लिए भी है. तो ओवरऑल खास ध्यान रखो. मतलब अभी 2 साल बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि बच्चों को कम मार्क्स इसलिए मिलते क्योंकि आधी बात तो लोग हमारी सुनते ही नहीं रहते. तो आप क्लास सिर्फ हमको सुनने ही आए हो, बाकी कोई रीजन नहीं है ना. द वेरी फैक्ट दैट यू हैव जॉइंड इज बिकॉज यू वांट टू लिसन टू अस, है ना. बुक्स तो आप घर पे भी पढ़ लोगे जो भी. तो हर चीज आप पहली बार में ही सुना करो ना यार. मतलब हर बार टाइम नहीं रहेगा कि मैं रिपीट करूं. प्लस में आप इतने सारे बच्चों, अच्छा अभी मैं ये बोल रहा हूँ ना, उसमें भी आधे बच्चे नहीं सुन रहे. कई बच्चे तो 2 बार बोलने का भी तीसरी बार बोलेंगे तो ही सुनेंगे. या कोई बच्चों को उसको जब बुला के बोलो तब वो सुनना स्टार्ट करता है. तो ऐसे मत करो. जो भी चीजें बोली जा रही है सबके लिए ही है. तुलिन से भी जो मैं बात करता हूँ वो आप लोग के लिए ही है, ठीक है. आप ऐसा मत सोचना कि तुलिन का पर्सनल मैटर है. तुलिन ने खुद को सेक्रीफाइस किया पूरी क्लास के लिए. तो आप लोग पहली बार में सुना करो, काफी फर्क पड़ेगा, ठीक है. लिसनिंग और हियरिंग के बीच में जो डिफरेंस रहता है, आप ईयर तो कर ले तो कान बंद नहीं कर सकते. तो बाय डिफॉल्ट आपको सुनने में तो आएगा, बट ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, ना कुछ प्रोसेस होगा, ठीक है. तो जो भी बोलते हैं आप सुना करो, ठीक है. तो अब मैं बोलने जा रहा हूँ, आपको हिंदी में बोल दूंगा तो आपको सुनाई भी देगा. कि एक कोई बेवड़ा इंसान है जिसको दारू बहुत पसंद है. उसके सामने अगर दारू रख दिया जाए तो दारू की यूटिलिटी है या नहीं है? है. और दारू यूजफुल है कि नहीं उसके लिए? दारू यूजफुल है कि? आप ही तो नहीं वो इंसान है. सो कहने का मतलब ये है कि सम थिंग्स मे नॉट बी यूजफुल, या सम थिंग्स मे नॉट बी यूजफुल, बट दैट डजंट मीन कि दे डोंट हैव यूटिलिटी, ठीक है. कंसेप्ट समझा बेटा? दारू तो आपकी सेहत के लिए खराब है ना बेटा. अच्छा ऐसा बोल रहे जैसे आपको पता ही नहीं. आप अभी तक के कंज्यूम करते थे क्या अल्कोहल? दारू सेहत के लिए हानिकारक है, पता है कि नहीं? ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है. बट उसकी यूटिलिटी नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते. अगर वो किसी की वांट सेटिस्फाई कर रही है तो इट हैज गॉट यूटिलिटी.
ठीक है, एक चीज। सेकेंड, यूटिलिटी इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, वो चीज आगे आएगा तो बताऊंगा, या आज ही चलो बता ही देते कि सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी इज ऑल्सो डिफरेंट। दिस वी आर टॉकिंग इन स्ट्रिक्ट सेंस। इन जनरल यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस, यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन, ठीक है, रफली हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट जब हम लोग ओनली यूटिलिटी की बात जब करते रहते हैं ना इकोनॉमिक्स में, तो उसका खास फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में आता है कि यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस एंड यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अगेन वन क्लासिक एग्जांपल जो हमेशा दिया जाता है कि सेटिस्फैक्शन इज समथिंग डिराइव्ड आफ्टर कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी एंड यूटिलिटी इज व्हाट वी परसीव बिफोर द कंजम्पशन। समझा क्या आपको? तो एग्जांपल दो, आप सोचो, तब तक कोई और बता पाएगा इसका कोई एग्जांपल? नहीं नहीं बेटा, आप टेंशन मत लो, सुनो ना, क्या नाम है आपका? हार्दिक। तो हार्दिक आप टेंशन मत लो। तो नॉर्मली एग्जांपल दिया जाता है कि लेट्स से इफ यू आर थर्स्टी, ठीक है, आप कहीं दोपहर में एकदम धूप से आए हो एंड आपके सामने एक ग्लास का वाटर रख दिया जाता है। ग्लास का वाटर की वाटर का ग्लास, हाँ हाँ बोल रहे राधे बच्चे। तो एक पानी का ग्लास आपके सामने रख दिया जाता है, तो आपको वो पानी की यूटिलिटी है ना। बट जैसे ही आप पानी पीते हो आपको पता चलता है कि एकदम गर्म पानी था, ठंडा नहीं था, तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा वो पानी पीने से। तो सेटिस्फैक्शन नहीं था बट यूटिलिटी थी। या फिर आप बीमार हो, आपको इंजेक्शन लगाया, तो इंजेक्शन लगा के किसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, इट इज अ पेनफुल ट्रीटमेंट, बट दैट इंजेक्शन हैज गॉट यूटिलिटी, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट सेंस में यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, बट यस अदरवाइज हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो बात हमारी क्या चल रही थी बेटा हार्दिक? ये सब बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? नहीं, यूटिलिटी के पहले आप फिर बस में चढ़ जाते, यही भूल जाते कौन से गांव जाना है। नजारों में इतना वो नहीं होना चाहिए तल्लीन अपन की। क्या चल रहा है टॉपिक अपना? हाँ, नहीं नहीं, यूटिलिटी की बात कहां से आई? यूटिलिटी के जस्ट बिफोर देख के बताओ। हाँ, इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमी के थोड़ा बाद में। इकोनॉमी इधर है, यूटिलिटी इधर है, आपको इधर वाला चीज बताना है। प्रोडक्शन, वेरी गुड। तो प्रोडक्शन उस प्रोसेस को या उस एक्टिविटी को कहा जाता है जहां पे हम लोग कोई इनपुट या रॉ मटेरियल को कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे इट हैज उसमें यूटिलिटी आ जाए, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकम्स यूजफुल। तो फॉर एग्जांपल ये अगर मट्टी की ये बॉटल है, तो मट्टी एज इट इज है तो उसकी यूटिलिटी नहीं है, बट मट्टी को कुम्हार जो भी एक प्रोसेस करता है और वो मट्टी को अगर बॉटल में आउटपुट में ट्रांसफर करता है विथ हिज लेबर एंड सम प्रोसेस, तो दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल को या इनपुट की लकड़े है, लकड़ा एज इट इज पड़ा है, वुड तो कोई काम नहीं, लकड़े को अगर हमने बेंच में ट्रांसफॉर्म किया तो हम बोलेंगे प्रोडक्शन किया बेंचेस का। सो प्रोडक्शन इज दैट एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू यूजेबल आउटपुट या इन आउटपुट विच हैव गॉट यूटिलिटी, तो वो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन। तो 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, उसमें से एक है प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया कि स्मार्टफोन हमने रॉ मटेरियल जो भी चिप है, लोहा है, जो कुछ भी बैटरी वगैरह सब इनपुट को हम लोग मैन्युफैक्चर असेंबल करके उसको स्मार्ट चिप की एज इट इज कुछ यूटिलिटी नहीं रहेगी, बट हाँ वो फोन में आ जाते हैं तो इट विल हैव यूटिलिटी। देन कंजम्पशन। सो ये जो प्रोडक्शन हुआ वो क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ह्यूमन वांट्स है, ह्यूमन नीड्स है। तो जैसे वो प्रोडक्शन हुआ तो लोग उसका क्या करेंगे? कंजम्पशन। सो द प्रोसेस ऑफ यूज करेंगे, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप गुड्स और सर्विसेज। एंड क्यों हम लोग कोई भी गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करते हैं? टू सेटिस्फाई आवर ह्यूमन वांट्स ऑब्लिक नीड्स। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंजम्पशन। क्या फैमिली यूसेस इलेक्ट्रिसिटी इन देयर होम फॉर डेली एक्टिविटीज, हम लोग कुछ खाना खा रहे हैं तो दैट इज कंजम्पशन। आप अभी ये क्लासेस कंज्यूम कर रहे हो, है ना, आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, नॉलेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन, तो दैट इज प्रोडक्शन। एंड आप लोग इसको कंजम्पशन करो, यू आर यूजिंग माई सर्विसेज, सो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड कंजम्पशन। प्रोडक्शन जो करता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोड्यूसर। एंड जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो मैन्युफैक्चर। हम लोग इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। कंजम्पशन जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं
कंज्यूमर। इन्वेस्टमेंट, या पहले मैं एक्सचेंज बता देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू बायर फॉर अ कंसिडरेशन। सो नॉर्मली गुड्स प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूसर। कंज्यूम कौन? प्रोड्यूसर करता है क्या? नहीं, कंज्यूम तो कंज्यूमर करता है। सो दोस गुड्स हैव टू बी पास्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। तो ये जो चेंज ऑफ ओनरशिप होता है कि ये बॉटल मैन्युफैक्चरर ने तो बॉटल बना ली, उसके लिए उसकी यूटिलिटी एज सच कुछ भी नहीं है ना। गुब्बारा जो बेचता है 5 साल का लड़का, उसके लिए गुब्बारे की यूटिलिटी नहीं है, वो तो कोई खरीदेगा दूसरा, अच्छा उसके लिए वो यूटिलिटी है, उसके लिए तो बस सेलेबल एक प्रोडक्ट है। तो हर चीज जो भी प्रोड्यूस होती है वो कभी यूजुअली प्रोड्यूसर तो कंज्यूम करता नहीं है, दैट इज कंज्यूम बाय सम अदर सेट ऑफ पीपल। तो उसके लिए प्रोड्यूसर से वो चीज कंज्यूमर के पास जानी चाहिए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सचेंज। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू बायर। बट ये जो ट्रांसफर है वो किसके ट्रांसफर में क्या होना जरूरी है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब हाँ, थोड़ा जोर से बोलो ना बेटा, आप लोग गलत भी होगा तो क्या ही है। डील, डील के बदले में, ये बोल रहे फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन के बदले में होना चाहिए, तो डील, डील में वो पैसा देगा और वो पैसा लेगा। हाँ, एक जन पैसा देगा, दूसरा जन प्रोडक्ट देगा, एक जन पैसा लेगा, दूसरा जन पैसा लेगा। सही है ना? कंफ्यूज तो नहीं होगा बेटा? आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूँ ना, आप टेंशन मत लो। ऐसे ये बायर है, ये सेलर है। बायर इसको देगा गुड्स एंड सर्विस, सॉरी पैसा, एंड सेलर इसको देगा गुड्स और सर्विसेज। तो ये इसको हम बोलते हैं डील या फिर डील। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। मम्मी ने खाना बनाई, ठीक है, और खाना बना के आपको दी। मम्मी इज अ प्रोड्यूसर, आप हो गए कंज्यूमर। बट जो मम्मी ने आपको खाना दिया उसको हम लोग एक्सचेंज बोलेंगे क्या? क्योंकि मम्मी ने क्या नहीं लिया? कंसिडरेशन। ठीक है, तो वो एक्सचेंज जहां पर ओनरशिप चेंज हो रही है, बट किसके बदले में? पैसों के बदले में। कंसिडरेशन को अगर थोड़ा बिगर टर्म्स में देखें तो इट इंक्लूड्स मॉनेटरी कंसिडरेशन या नॉन मॉनेटरी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, तो दैट वाज आल्सो एक्सचेंज, कि आप मुझे गेहूं दो, मैं आपको चावल दूंगा। तो भले वहां पे पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, बट कंसिडरेशन तो है। ठीक है, हम लोग नहीं बोलेंगे कंसिडरेशन इज मिसिंग, देर इज सम कंसिडरेशन वहां पर भी। So it can be monetary or non-monetary. या इसको हम लोग बोलते हैं कि इन कैश और काइंड। काइंड मतलब गुड्स के फॉर्म में। ठीक है, कि शॉप ओनर सेल्स क्लोज टू अ कंज्यूमर इन एक्सचेंज फॉर मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज। विदाउट कंसिडरेशन हम उसको एक्सचेंज नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट द मोमेंट यू से इकोनॉमिक एक्टिविटी, वी डू मेनी एक्टिविटीज, बट some of them are bifurcated as economic activities, others are bifurcated as non-economic activities. What makes activities economic और non economic? तो उसका मेन है, यहाँ पे देखो अर्न की बात की है, पीपल अर्न देयर, ऐसी एक्टिविटीज जिससे उनको पैसा मिल सके। इनफैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम सिर्फ उन एक्टिविटीज को बोलते हैं जहां पर मनी या पैसा वगैरह इन्वॉल्व हो। बाकी चीजों को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं तो इज इट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? यस, बट इफ आई एम टीचिंग माई सन, इफ आई एम टीचिंग माई सन, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई सिंगर को आपने इवेंट में बुलाया है, सोनू निगम को, एंड यू आर पेइंग हिम, देन इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो गा रहा है, उसके लिए वो पैसे चार्ज करेगा। सोनू निगम अपने साले की शादी में जाता है, साला बोलता है जीजू जीजू आप एक गाना गा लो मेरे लिए। जीजू होगा क्या उसका? वो कि नहीं होगा? होगा ना। तो ले जीजू एक गाना गा दो, तो सोनू निगम गाना गाते हैं, उसके लिए पैसे थोड़ी लेगा वो।
रहना तो वाइफ के साथ है ना, मार देगी उसको। तो अगर वो सिंगिंग कर रहा है तो इट विल बी नॉन इकोनॉमिक। दोनों में एक्टिविटी सेम है, सिंगिंग ही, बट पैसे ले रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे नहीं ले रहे हैं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक पिता अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वही आप वैन लगा के जा रहे हो स्कूल तो इकोनॉमिक। तो उसमें पैसे का होना बहुत जरूरी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रह गया है, वो हम लोग जब भी नेक्स्ट क्लास रहेगी तब पढ़ेंगे। कल आपको शायद ऐसे पवन सर बताएंगे और मैसेज में भी आएगा। 2 क्लासेस तो ऐसे है ही, 3:30 से 4:30, 4:40 से 5:50, एंड आफ्टर दैट CA डे सेलिब्रेशन है, जिसमें सैपलिंग वगैरह जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे उनको बांटेंगे, एंड उसको कैसे केयर किया जाए, उसको कैसे नर्चर किया जाए उसके बारे में जैसे पवन सर विल गिव यू द डिटेल्स, ठीक है। तो कल आपकी थोड़ी लंबी क्लास रहे, मतलब घर जाने लेट मिलेगी। थैंक यू। कुछ डाउट्स है किसी को तो पूछ सकते हैं।